हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे से जा रहे होंगे। आज हम बात करते हैं HIST 335C जो आपका कोर्स है ऑप्शनल। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो 335A और B भी ऑप्ट किए होंगे, लेकिन उसमें कम स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये मॉडर्न का आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इसके हम पहले पैटर्न देख लेते हैं कि क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट यूनिट से कि 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार नीति के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, है ना। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773 जो है के द्वारा राज्य तथा कंपनी के संबंधों का में एक नए युग की शुरुआत हुई, विवेचना कीजिए, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773 बिगन अ न्यू एरा इन द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी एंड द स्टेट एग्जामिनेशन, है ना। कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट से दो टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें आप रेगुलेटिंग एक्ट कर लीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट भी आपको आ सकता है ना। तो सेक्शन बी पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे 1858 का जो अधिनियम है, 1858 के अधिनियम ने भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में नए दौर की शुरुआत की, विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चंस आपको किसी तरह से भी घुमा के आ सकता है। तो आपने जो है वो 1858 का एक्ट जो है वो उसके पास होने की क्या परिस्थितियाँ थी, उसके मेन क्लॉजेज क्या थी, उसके बारे में हम इसमें जो है वो डिस्कस करनी है। इसके इमीडिएट बाद पूछा गया 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट की धाराओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये दो, 1858 1861। तो बिफोर 1858 हमारे पास एक्ट रहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, फिर उसके बाद 1791 का एक्ट है, फिर 1813 का एक्ट है, 1833 का एक्ट है, 1853 का एक्ट है ना। तो ये एक्ट है हमारे 1858 से पहले के। तो एक क्वेश्चंस जो है वो इससे आप तैयार कर लीजिए। और उसके बाद जो है वो 1858 जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है वो इंडिया का प्रशासन आता है, तो उसमें जो है वो दूसरे जो हमारे एक्ट है जिसमें कि 1892 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है, 1947 का एक्ट है। 4-5 एक्ट जो है उसके बाद महत्वपूर्ण है 1935 का एक्ट है। सेक्शन बी से पूछा गया है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्विशासन की कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। डायरकी सिस्टम पूछा गया है, डिस्कस क्रिटिकली द वर्किंग ऑफ डायरकी अंडर द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या था और डायरकी सिस्टम क्या था, द्विशासन प्रणाली क्या थी, है ना। जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के विषय रहते थे, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट, जो हमारा स्टेट प्रोविंसेस होते थे उसमें, है ना। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो पूछा गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास में लॉर्ड रिपन के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, है ना। एग्जामिन क्रिटिकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड रिपन फॉर द ग्रोथ ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये हो गया हमारे बी और सी यूनिट। डी यूनिट पे हम चलते हैं। तो मेन एक्ट हमारा यहाँ पे पूछा गया 1935 के एक्ट के अधीन प्रांतीय स्वायत्ता, यहाँ पे देखो प्रांतीय स्वायत्ता पूछा गया ओनली का प्रावधान तथा इसके कार्य की विवेचना कीजिए, है ना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या थी अंडर द 1935 के एक्ट के। इस बार थोड़ा और टाइप से घुमा के आपसे पूछ सकते हैं 1935 का एक्ट। फिर यहाँ पे पूछा गया 1947 के इस ईस्वी में भारत का विभाजन क्यों हुआ, क्या ये ज़रूरी था, अपरिहार्य था, है ना, क्या ये ज़रूरी था। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के क्यों हुआ, क्या हुआ, है ना। 1947 का एक्ट भी जो है इस बार आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम सेक्शन ई पे चलते हैं। तो ई पे शॉर्ट क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, 6 प्रश्न करने होते हैं और हमारा जो है इसमें पूरे के पूरे मार्क्स जो आपके रहते हैं। तो 4 नंबर का एक है ये, है ना, 24 मार्क्स का ये रहता है पोर्शन जो है। तो इसमें से पूरे के पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर 1919 के एक्ट से पूछ लिया गया है, दोहरी व्यवस्था के बुरे प्रभाव लिखिए, नंद कुमार पर अभियोग की व्याख्या कीजिए, टिफन के 1882 के प्रस्ताव को परिभाषित कीजिए, 1781 का संशोधन अधिनियम क्या था, 1833
चार्टर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो छोटे छोटे जो अधिनियम है वो यहाँ पे पूछ लिए गए आपसे। भारत परिषद एक्ट 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ, और कौन सा अधिनियम जलियांवाला बाग त्रासदी का कारण बना, व्याख्या कीजिए, है ना। फिर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मिशन योजना की खूबियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये कुल मिलाकर जो है आपके 10 टॉपिक यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये पूरा का पूरा आप इसको कर सकते हैं। अब हम यूनिट वाइज चलते हैं। तो यहाँ से पहला यूनिट आप फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक पूरा कर लीजिए कि 1965 से लेकर 1972 तक जो भी एक्टिविटीज़ जो बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की रही है वो पूरा का पूरा आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे 2 एक्ट आप तैयार कर लीजिए, एक आपका रेगुलेटिंग एक्ट और एक पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। कई बार मिक्स करके दोनों को पूछ लेते हैं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए क्यों पास किया गया। और तीसरा जो है हमारा, इसमें से आपके 1853 तक सारे एक्ट कवर कर लिए गए हैं। चार्टर एक्ट है ये, 1793 का एक्ट इसमें है। तो ये आप जो है वो इसको कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपको आ सकता है। तो 2 अच्छे से आपने कर लेने यूनिट फर्स्ट के टॉपिक। यूनिट सेकंड में आप कर लीजिए 1853 का कि इनकी प्रोक्लेमेशंस क्या थी, महारानी विक्टोरिया की घोषणा, और 1858 का एक्ट क्या था, इसको आप कर लीजिए। इस बार पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जरूर कर लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकता है अगर आप 1861 और 2 का एक्ट छोड़ रहे हैं सेकंड। तो 4th और 6th यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि 6th में फिर आपको एक ही टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 4th और 5th करते हैं तो फिर 5th में आपको 2 टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे, है ना। तो पहला 4th और 6th सेकेंड यूनिट से। 4th यूनिट से एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, इसको अच्छे से कर लीजिए। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कोई ना कोई, है ना। और नेचर एंड वर्किंग ऑफ डायरकी, ये पिछली बार आ चुका है। डायरकी सिस्टम, दोहरी शासन प्रणाली, जब 1919 के एक्ट को आप करोगे तो वहीं पे आपको डायरकी का रेफरेंस मिल जाएगा। तो आप इसको जो है वो मिक्स करके लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन आप 7th टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। और 9th में फिर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको सिविल सर्विसेज, पुलिस, जुडिशरी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा सकता है ना। बड़ा क्वेश्चंस भी अगर आपको यहाँ से आएगा 14 मार्क्स का, तो फिर आपका 7th अच्छे से तैयार होगा, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है 9th करने की। फिर आप जो है वो लास्ट यूनिट पे आ जाइए। तो पहला ही एक्ट आप कर लीजिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ऑफ एंड द एक्ट ऑफ 1935। 1935 का एक्ट, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसकी मुख्य धाराएं क्या थी, ये पूछ सकते हैं। पिछली बार प्रांतीय स्वायत्ता का पूछा गया, तो 1835 का एक्ट अच्छे से कर लीजिए आप। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इस बार आ सकता है। पिछली बार जो भारत विभाजन के कारण पूछे हैं, लेकिन इस बार जो है वो ये आ सकता है ना। और 12 में फिर शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए कि मुस्लिम लीग, राइट बीइंग हिंदूज 1935 से लेकर 1947 तक, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ कांग्रेस, है ना, अंडर द सेपरेशन एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, राइट विंग एंड हिंदू, मतलब इनका क्या पर्सपेक्टिव था भारत विभाजन के बारे में, इनकी क्या क्या सोच थी। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक, सेकेंड यूनिट से 4th और 6th टॉपिक, थर्ड यूनिट से 7th और 9th टॉपिक, 4th यूनिट से 10 और 11 टॉपिक जो वो आप अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ से आपका काम जो है वो हो जाएगा। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।